गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज जो वर्तमान में अभी टॉपिक है वहां से एक सवाल से दो सवाल मुश्किल से बनता है और बहुत छोटा टॉपिक है, कह सकते हैं 10-15 मिनट में खत्म होने वाला टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? वो है आपका बाजार। अंग्रेजी में इसको मार्केट कहते हैं। तो जैसे ही बाजार की बात हम करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि जो भी आपके शहर के नियर अबाउट मार्केट होगा वो, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में केवल वही बाजार नहीं है। अर्थशास्त्र कहता है कि बाजार हम उसे कहते हैं जहां से खरीद बिक्री की जा सके। पुनः समझिएगा, बाजार हम उसे कहते हैं जहां से खरीद बिक्री की जा सके, उसे हम बाजार कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के आधार पर अगर हम कहें तो आज के हिसाब से घर भी एक बाजार है। घर भी कैसे बाजार है? तो घर पर भी रहकर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। अर्थशास्त्र क्या कहा? खरीद बिक्री, आप खरीदने का काम कर रहे हैं और जिससे खरीद रहे हैं वो बेचने का काम कर रहा है। तो घर बैठकर भी बाजार का काम आप कर रहे हैं। तो आज के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से, घर भी एक क्या है? बाजार। अब इस बाजार को 3 वर्ग में मुख्य रूप से बांटा गया है। इस बाजार को 3 वर्ग में मुख्य रूप से बांटा होगा। तो बहुत सारे के दिमाग में है कि क्या यह कपड़ा बाजार या सब्जी मार्केट? वो नहीं है। इसको मुख्य 3 रूप से क्या सब माना गया है? तो एक माना गया है, पहला वो है आपका पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर, पहला हमने क्या बताया? पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यहां कर देते हैं या बाजार। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहेंगे? मतलब क्या क्या गुण होगा जिस गुण के आधार पर हम उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या सब होगा बताइए जरा, सोचिए क्या सब हो सकता है। तो सबसे पहला चीज होगा, वो होगा इस बाजार में खरीदार और बेचने वाले की संख्या असीमित होगी। अर्थात पहला पॉइंट नोट करिए, फिर समझाते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता, बायर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता की संख्या असीमित है। जैसे समझने का प्रयास करिए, आपके आसपास नियर अबाउट जो भी बाजार हो, जैसे मान लीजिए कि हम पटना से बोल रहे हैं, तब पटना का नियर अबाउट क्या हो सकता है? मुसल्लमपुर हाट हो गया, खेतान मार्केट हो गया, या आप और कोई नाम। अब मान लीजिए मुसल्लमपुर हाट की ही चर्चा यदि हम करते हैं, तो मुसल्लमपुर हाट अगर आप गए होंगे या खेतान मार्केट आप गए होंगे तो वहां देखे होंगे कि अगर सब्जी का ही बाजार है तो वहां पर केवल उस बाजार में विक्रेता कौन है? केवल सब्जी बेचने वाला। आसपास दूसरे दुकानदार होंगे, लेकिन मुसल्लमपुर हाट की बात अगर हमने कहा तो हाट में केवल कौन होगा? जो सब्जी वगैरह बेचने का काम कर रहा होता है। खेतान मार्केट का हमने नाम लिया तो खेतान मार्केट में क्या है? कपड़े के दुकानदार हैं। अर्थात वहां पर जो सेलर हैं, बेचने वाले हैं, उसकी संख्या निश्चित नहीं है, कई लोग हैं। एक ही कपड़े के विक्रेता, चाहे मान लीजिए हम कह सकते हैं समझने के लिए कि शर्ट का विक्रेता, तो वहां अगर हम जाएंगे तो शर्ट बेचने वाला कोई एक दुकानदार नहीं होगा, कई दुकानदार होंगे, एक से अधिक दुकानदार होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मुसल्लमपुर की बात करते हैं तो मुसल्लमपुर मार्केट में एक सब्जी बेचने वाला नहीं होगा, कई प्रकार के लोग होंगे। कई प्रकार के लोग मतलब एक ही सब्जी को बेचने वाला एक से अधिक लोग होंगे। तो वहां पर
खरीदार भी जाते हैं वह निश्चित नहीं जाते हैं, और निश्चित बाजार के हिसाब से निश्चितता नहीं है कि अगर कल वहां पर 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी गया होगा तो आज भी उसी संख्या में व्यक्ति गए होंगे, ऐसा नहीं है। उससे अधिक भी गए होंगे, हो सकता है किसी दिन उससे कम भी गए होंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या कहता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कि इसमें क्रेता और विक्रेता का जो संख्या है वह काफी अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम दूसरा पॉइंट आपसे पूछें, वह यह पूछें कि अगर इस बाजार में क्रेता विक्रेता अधिक है तो वस्तु का मूल्य किस पर निर्भर करेगा? बताइए, सोचिए जरा, वस्तु का मूल्य किस पर निर्भर करेगा? तो इस बाजार में वस्तु का मूल्य कौन निर्धारित करेगा, क्रेता या विक्रेता? क्रेता। अगर संख्या अधिक पहुंचेगी और संख्या अधिक पहुंचने की अपेक्षा वस्तु जो है वह कम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मांग अधिक और पूर्ति कम है, तो वहां क्या होगा? विक्रेता उस अनुसार रेट को अप और डाउन। तो आप कहिएगा सर विक्रेता अप और डाउन, कारण कौन बनता है? क्रेता, क्रेता बनता है। दूसरा, ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए कि वह बाजार कंपटीटिव मार्केट है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, और पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार में जो भी विक्रेता होते हैं वो चाहते हैं कि कम प्रॉफिट पर भी हम अपने वस्तु को क्या कर लें, समय रहते हुए सेल करके निकल जाएं। तो दूसरा पॉइंट वह यह है, इस बाजार में वस्तु के मूल्य का निर्धारण क्रेता के ऊपर निर्भर करता है या बायर के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा चीज यहां पर है, समरूप वस्तु का लेन देन होता है। समरूप क्या होता है? एक समान वस्तु। समरूप का मतलब समानता की बात कर रहे हैं। समरूप वस्तु का लेन देन होता है या खरीदने वाले, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया आपको कि सब्जी मार्केट की बात हमने कही, तो मुसल्लमपुर सब्जी बाजार में जो भी बेचने वाले हैं वो क्या बेचते हैं? केवल और केवल सब्जियां बेचते हैं। सब्जी के अलावा उस हाट के अंदर आप देखेंगे दूसरे चीज का लेन देन नहीं किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट समरूप वस्तु। चौथा, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता को भी और विक्रेता को भी, दोनों को क्या होता है? बाजार का ज्ञान होता है। यहां बाजार का ज्ञान मतलब कि मुसल्लमपुर हाट जाएंगे तो सब्जी ही मिलेगा। जो विक्रेता होंगे वह अगर कोई नया व्यक्ति आकर उसमें जाने वाला होगा तो वहां पर क्या होगा? उसको पता होगा कि यहां अगर सब्जी लेकर जाएंगे तो हमारा सब्जी बिकेगा। दूसरा, क्रेता और विक्रेता दोनों को पता होता है कि यहां पर मांग के अनुसार रेट में, मूल्य में अप और डाउन होगा, अर्थात जो हम आप मोल भाव करते हैं वो चीज की जानकारी इस बाजार में होती है। तो कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना। अगला पॉइंट है वो है आपका, इस बाजार में क्रेता और विक्रेता को आने जाने की स्वतंत्रता है। क्रेता और विक्रेता, क्रेता बायर, विक्रेता सेलर, क्रेता और विक्रेता को आने जाने की स्वतंत्रता। जैसे क्रेता और विक्रेता को आने जाने की स्वतंत्रता, यहां कहने का मतलब, मान लीजिए आज यदि हम वहां से सब्जी ले रहे हैं तो जरूरी नहीं कल हम वहां जाएंगे ही जाएंगे, और मेरे जाने और नहीं जाने से उस बाजार पर कोई प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से याद करिए, कल तक अगर वहां 100 विक्रेता था, कल तक वहां यदि 100 विक्रेता था, तो अगर 1 या 2 सब्जी बेचने वाला नहीं आएगा तो क्या वहां पर जो सब्जी का
विक्रेता थे वह बंद कर देंगे, अन्य विक्रेता नहीं। उसके आने और ना आने पर उस मार्केट में किसी प्रकार का प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है लाभ कमाने की अधिकता। लाभ कमाने की अधिकता यहां कहने का मतलब लाभ कमाने की अधिकता। अब लाभ कमाने की अधिकता यहां क्या कहता है, इसमें जो भी विक्रेता होते हैं वो सभी विक्रेता क्या चाहते हैं कि जितना अधिक हो। आपके पूर्ण प्रतियोगिता है सर, फिर क्यों चाहेंगे कि वो अधिक लाभ कमाए। वह इसलिए अधिक लाभ कमाएगा दोस्त क्योंकि यहां पर आपका, यहां मेरा कहने का मतलब आप लाभ कमाने की अधिकता, तो आपके मन में आया होगा कि नहीं वो अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचेगा। ऐसा नहीं है। इस बाजार में ऐसा सोचा जाता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो और वस्तु अधिक से अधिक सेल हो सके। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि इच्छाएं होती है कि थोड़ा सा कम लाभ भी पर वस्तु को बेचा जा सके लेकिन अधिक मात्रा में बेचा जा सके। जैसे एक अधिकार में क्या है, उल्टा है, वो आगे बताएंगे। तो यहां लाभ कमाने की अधिकता का मतलब है कि वह विक्रेता, जो भी विक्रेता है वो चाहता है कि उसकी वस्तु अधिक से अधिक बिके। समरूप वस्तु बता ही दिए। और अगला है वो है इसका नेक्स्ट पॉइंट, यातायात लागत का अभाव। यातायात लागत का अभाव। यातायात लागत का अभाव। अब यातायात लागत का अभाव क्या होगा, तो यातायात लागत का अभाव होगा जैसे अगर आप मुसल्लमपुर हाट गए होंगे या आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस क्षेत्र का कोई भी बाजार गए होंगे जहां पर यह गुण दिखलाई पड़े, तो आप देखेंगे कि उस मार्केट में थोक विक्रेता भी होते हैं और खुदरा विक्रेता भी होते हैं। जब थोक विक्रेता वहां होगा तो जो खुदरा विक्रेता होगा वो खुदरा व्यापारी क्या चाहेगा कि जो हम दूसरे जगह से वस्तु को लाएंगे, ठीक है वहां पर हो सकता है 2 पैसे कम मिले, लेकिन लाने ले जाने का खर्च मिलाकर अगर आसपास वही खर्च होता है तो अधिकांशतः खुदरा व्यापारी चाहता है कि वह वस्तु वहीं से प्राप्त कर ले। तीसरा, अगर ऐसे नहीं समझे, ऐसे समझिए कि जहां पर जिस चीज का बाजार होता है, जैसे मान लीजिए सब्जी का ही मार्केट की बात करते हैं, तो आप जिस जगह रह रहे हो आप देखते होंगे कि अगर आपका सब्जी बाजार है तो वहां किसान वर्ग सुबह सुबह ही आकर या अपने समय पर आकर उसको क्या करते हैं, वस्तु सौंप कर चले जाते हैं, दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, यातायात लागत का अभाव दिखलाई पड़ता है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन व्यापार में, बाजार में यह गुण दिखलाई पड़े उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहकर संबोधित करते हैं। और यही सवाल यहां से आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का गुण क्या क्या है। नेक्स्ट है वो है आपका एकाधिकार। एकाधिकार बाजार, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट क्या होगा, तो मोनोपोली मार्केट एक का अधिकार, एक का अधिकार, एक का अधिकार, एक का अधिकार। तो आपके दिमाग में होगा कि सर वर्तमान में तो ऐसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पर एक है। क्या है वो, उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। एकाधिकार बाजार अर्थात यहां कह सकते हैं वैसा बाजार जहां पर क्या हो, विक्रेता, बेचने वाले सेलर की संख्या निश्चित हो या कम हो। वैसा बाजार जहां पर सेलर या विक्रेता की संख्या निश्चित हो या कम हो, लेकिन उसकी अपेक्षा क्रेता या बायर की संख्या क्या हो, अधिक हो, उसे हम आपको एकाधिकार बाजार कहते हैं।
जैसे हमने पीछे चर्चा लिया, नाम लिया 2-3 मार्केट का, यहां मार्केट नहीं, यहां पर सबसे अच्छा उदाहरण होगा, वह उदाहरण होगा भारतीय रेलवे। अब भारतीय रेलवे कैसे, मान लीजिए यह रेल का प्लेटफॉर्म, जैसा प्लेटफॉर्म होता है तो प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में क्या होता है, ट्रैक होता है और प्लेटफॉर्म बीच में होता है। बड़े शहर को के प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, नॉर्मली जो शहर का प्लेटफॉर्म होता है वहां अक्सर देखिएगा कि एक इस छोर पर दुकान और दूसरा इस छोर पर, कभी कहाल मुश्किल से बीच में मिलेगा, लेकिन अधिकांश जगह यही मिलेगा। मान लीजिए अभी गर्मी का समय है, गर्मी का समय है, अचानक यहां पर एक ट्रेन आकर रुक गई। क्या हो गई, ट्रेन आकर रुक गई। अब ट्रेन जैसे ही आकर रुकेगा तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किसका होगा, पानी की आवश्यकता होगी। अब जब पानी की आवश्यकता होगी तो इस ट्रेन से इधर बीचों बीच अगर डिवाइड करें तो इस तरफ के जो भी लोग होंगे वह किस दुकान के पास पहुंचेंगे, इस दुकानदार के पास पहुंचेंगे, और इस तरफ के जो भी लोग होंगे वो इस दुकानदार के पास पहुंचेंगे। कोई दिक्कत, यह दुकानदार अपने वस्तु को बेच रहा था, या कह सकते हैं कि पानी की बोतल को बेच रहा था, पानी बेच रहा था। समझने के लिए इस दुकानदार के पास भी 100 पीस और इस दुकानदार के पास भी 100 पीस, यह बेच ही रहा होता है और काफी कह सकते हैं कि लगभग 50% बेच लेता है, तब तक एक और ट्रेन आ जाता है इस तरफ। अब एक और ट्रेन इस तरफ आएगा तो फिर क्या होगा, यहां से 50% लोग इस तरफ मूव करेंगे और यहां से 50% लोग इस तरफ मूव करेंगे। जब दोनों ट्रेन की जो भी होंगे यात्री वह इसी दुकान दोनों दुकानदार के पास पहुंचेगा। अब दुकानदार ने देखा कि उसके पास जितना भी बचा हुआ पानी है उसकी अपेक्षा खरीदार क्या है, अधिक है। तो हमने पहले ही कहा था कि इस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में, मोनो मतलब मेरे मन का, एकाधिकार मतलब एक अधिकार मेरा, तो अब यह दुकानदार क्या सोचेगा, अधिक से अधिक लाभ सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि वस्तु को कम ही वस्तु पर अधिक लाभ कमाने का, कम ही वस्तु बेचकर अधिक लाभ कमाने का। वहां पर क्या था, लाभ कमाने की अधिकता में कि कम वस्तु नहीं, अधिक वस्तु बेचकर कम ही मात्रा में प्रॉफिट रखकर अधिक से अधिक कमाना। और यहां क्या है कि कम वस्तु को बेचकर अधिक से अधिक लाभ की बात यहां कर रहा है। तब जैसे ही इसके पास लोग आएंगे पानी खरीदने, इन्होंने देखा कि इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, और डिमांड बढ़ने के बाद जो है, कहिएगा बैठने के लिए 2 मिनट में आ रहे हैं, डिमांड बढ़ जाने के बाद जो है वह क्या होगा, धीरे धीरे ये अपने मूल्य को बढ़ाएगा। जब धीरे धीरे मूल्य को बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी विशेषता इसमें दूसरी विशेषता यह हो जाएगी कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण कौन करता है, विक्रेता करता है, सेलर करता है। तो समझ गए। तो एकाधिकार बाजार में वर्तमान का जो उदाहरण है वह यह है भारतीय रेलवे, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट किसको कहते हैं, तो लिख लीजिए, वैसा बाजार जहां पर विक्रेता की संख्या निश्चित हो, या कम हो, और क्रेता की संख्या अधिक हो, और क्रेता की संख्या अधिक हो, तो उस बाजार को हम मोनोपोली या एकाधिकार बाजार कहते हैं, या एकाधिकार बाजार कहते हैं। यहां पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण, कौन करेगा, क्रेता की विक्रेता, वस्तु के मूल्य का निर्धारण विक्रेता करता है। नेक्स्ट, इस बाजार में समरूपता का गुण
कम दिखलाई पड़ता है। इस बाजार में समरूपता का गुण कम दिखलाई पड़ता है। अगला है अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओलिगोग्राफी। ओलिगोपॉली, OLIGOPO, ओलिगो, OLIGOPOLY, ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली क्या है? अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का मतलब क्या हो, बताइए थोड़ा सा। यहां पर होता है कि क्रेता जो भी होते हैं अधिक होते हैं और विक्रेता बिल्कुल सीमित होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, गांव वगैरह से अगर बिलोंग करते होंगे तो पहले सुनते होंगे, अभी भी लगता है, लेकिन पहले जितना लोग उस चीज पर निर्भर थे आज कम है। हाट बाजार का नाम सुनते होंगे। हाट बाजार पहले क्यों लगता था? क्योंकि एक निश्चित तिथि को वहां मार्केट लगाया जाता है और जो भी बेचने वाले थे क्या थे? काफी निश्चित थे, सीमित थे। लेकिन खरीदार उस आसपास के जो भी गांव होंगे सभी लोग थे। अब उस आसपास के जो भी लोग हैं वो सभी लोग इसमें क्या थे? शामिल थे। आज में हो सकता है कि आसपास मार्केट खुल गया होगा, लेकिन उस समय क्या होता था कि आज हाट लगा है, आज जो भी वस्तु लेना है ले लो, फिर वह नेक्स्ट जिस दिन लगेगा उसी दिन उस वस्तु की क्या होगी? पूर्ति हो सकेगी। तो उस आधार पर सोचिए, वर्तमान के आधार पर नहीं। वर्तमान में इसका हो सकता है ओपेक, ऑयल इंडस्ट्री, कैसे हो सकता है वो समझा रहे हैं। तो अल्पाधिकार मार्केट कहता है कि यहां पर जो भी विक्रेता हैं बिल्कुल सीमित हैं। अगर आप सुनते होंगे कि हाट पर जाकर अगर वस्तु बेचना है तो आपको क्या करना होगा? उस समिति से जो भी लोग हैं उनसे अनुमति लेना होगा। बिना उसकी अनुमति का आप वस्तु बेच नहीं सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहां क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट यहां यह हो सकता है कि इसमें आने की स्वतंत्रता नहीं है, पर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आने के लिए आपको क्या करना होगा? उस समिति से, कमेटी से आपको सिफारिश करवाना होगा, अनुमति लेना होगा, पर जाने के लिए आप स्वतः कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? यहां से मार्केट से निकल सकते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार इसी बाजार को कहते हैं। बेसिकली सवाल जो पूछेगा वो ज्यादातर पूछेगा पूर्ण प्रतियोगिता से। तो लिखिए अल्पाधिकार बाजार, वह बाजार जहां पर बेचने वाले सीमित और खरीदने वालों की संख्या अधिक हो, खरीदने वालों की संख्या अधिक हो, उसे हम अल्पा अधिकार बाजार कहते हैं। थोड़ा बहुत आपका एक अधिकार से मिलता होगा, लेकिन अगला पॉइंट लिखेंगे तो अंतर पता चल जाएगा। खरीदने वालों की संख्या अधिक हो। यहां पर कीमत का निर्धारण करने के लिए, यहां पर कीमत का निर्धारण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, या ऐसे इसी को लिखें, अर्थात यहां पर संपूर्ण नियंत्रण संगठन के हाथों में होता है। संगठन के हाथों में होता है, जैसे ओपेक, यह तेल का एक संगठन है
जिसमें देखिएगा कोई भी तेल उत्पादक देश जो है वह मूल्य का निर्धारण इसी संस्था के माध्यम से करता है। तो पहले ही कहते कि यह छोटा टॉपिक है और अधिकांशतः सवाल कहां से बनेगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट से। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वह आपका अगला पढ़ेंगे बजट वगैरह को। तो चलिए नेक्स्ट पे।